बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सीवी बिल्डिंग सिखाऊंगा कि सीवी कैसे बनाते हैं, जॉब के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। आप सबको पता होगा कि आजकल के ज़माने में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि सब इंसानों के लिए जॉब करना बहुत ज़रूरी है। जॉब जब आप करते हैं तो आपको परफॉर्मेंस शो करनी होती है अपने सुपरवाइज़र को कि आप अच्छा सा परफॉर्म करें। जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपकी अर्निंग में इज़ाफ़ा होता है। और जब आप अर्निंग अच्छे कर लेते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको बिजनेस करना चाहिए, और बिजनेस जॉब से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। तो कम से कम आप 5 साल तक जॉब करें, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आप चीज़ें सीख लोगे, आप बिजनेस के लिए भी तैयार रहोगे, और अर्निंग आप करके सेविंग करके आप बिजनेस के लिए भी रेडी हो सकते हो। तो आपका विजन हमेशा इस तरह होना चाहिए, मतलब आप जॉब स्टार्ट करते हैं आपका विजन नैरो है, ठीक है ना, लेकिन आपने अगले 5 साल के बाद देखना है कि आपने यहाँ पे पहुंचना है, यानी बिजनेस स्टार्ट करना है आफ्टर 5 इयर्स। जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले आपके पास रिज्यूमे होनी चाहिए, और रिज्यूमे जो मैं देखता हूँ एज एचआर प्रोफेशनल, मुझे 15 से 20 साल हो गए एचआर की फील्ड में, और मैं लोगों की सीवीज देख के हैरान होता हूँ कि ये किस तरह की सीवीज लोग बनाते हैं। बिल्कुल कोई सीक्वेंस नहीं होता। तो जो पढ़ने वाला होता है, यानी जो आपको शॉर्टलिस्ट करता है, जो इंटरव्यू पैनल होता है, उनको सीवी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल चाहिए होती है। वहीं से आपका जो सीवी है वो फर्स्ट इंप्रेशन है आपको बिल्ड करती है। तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, क्योंकि लोग आपको नहीं जानते कि आप कितने स्किलफुल हो, बेशक आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो, लेकिन अगर आपकी सीवी अच्छी नहीं होगी वो आपको अच्छा रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो आपकी सीवी मैक्सिमम 3 पेजेस की हो, और आप कोशिश करें कि 2 पेजेस पे उसको रखें। बेशक आपका 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ 10 कंपनियों में आपने काम किया हो, लेकिन आपकी सीवी 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फर्ज करें ये एक पेज है, मैं आपको सीवी बनाना सिखाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपने देखें सबसे ऊपर अपना नाम लिखा है, ठीक है। उसके नीचे आपने अपना ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एंड देन योर एड्रेस। आपकी सिटी का नाम काफ़ी है, आपको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा एड्रेस नहीं देना चाहिए, ठीक है। आपको कुछ लोग 2 फ़ोन नंबर देते हैं, कुछ लोग 2 ईमेल आईडी देते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो उल्टा आपकी उसको ज़ाहिर करता है कि ये किस तरह का है अनप्रोफेशनल, जिन्होंने 2 ईमेल आईडीज़ दिए और 2 फ़ोन नंबर दिए। तो आप एक ही फ़ोन नंबर दें जो आपका हर वक्त ऑन रहे, जिस पे व्हाट्सएप भी हो, जिस पे आप मैसेजेस भी रिसीव करें, और एक ईमेल आईडी दें जो आपके गूगल में, कोशिश करें गूगल का या जीमेल का आईडी दें, क्योंकि वो आप हर वक्त अपने फ़ोन में ऑन ऑन कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अपनी सीवी में लाइन एक लगाएं ताकि ये पोर्शन आपका अलग हो जाए। कुछ लोग पिक्चर लगाते हैं, कुछ लोग ब्लड ग्रुप का जिक्र करते हैं, कुछ लोग अपना नेशनल आईडी कार्ड नंबर लिखते हैं या पासपोर्ट नंबर लिखते हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो रीडर को या शॉर्ट लिस्टिंग जो करते हैं उनको कोई रिज्यूमे पे नहीं चाहिए ये चीज़ें। तो आपके रिज्यूमे में बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प आपकी ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 3 चीज़ें काफ़ी है कि वो फ़ोन या व्हाट्सएप पे आपको एक्सेस करें, ईमेल पे अगर आपको लंबी चौड़ी या ऑफर आना हो, या कोई उन्होंने कोई और कम्युनिकेशन या रिटर्न टेस्ट भेजना हो असेसमेंट के लिए, कभी कभी ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट मांगते, तो वो एक ईमेल काफ़ी होता है आपका। उसके बाद आप स्ट्रेट अवे एजुकेशन पे आ जाएं। एजुकेशन में कोशिश करें जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है उसका जिक्र करें। एमफिल किया आपने, पीएचडी की है, नेम ऑफ डिग्री लिखें, ईयर लिखें, किस ईयर में आपने पीएचडी कंप्लीट की, और यूनिवर्सिटी का या इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं। इसी तरह आप दूसरी डिग्री जो आपकी मास्टर की डिग्री है, उस डिग्री का टाइटल लिखें, उसका ईयर और उसका इंस्टीट्यूट लिखें। इसके अलावा आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एमफिल या पीएचडी नहीं की हुई तो कोई बात नहीं है, आप मास्टर से स्टार्ट करें और सिर्फ मास्टर डिग्री ही डालें। लेकिन अगर आप एमबीबीएस हैं, आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, कोई सर्टिफिकेशन, फॉर एग्जांपल आप किसी डॉक्टर की पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, या आप किसी नर्सिंग की पोजीशन के और आपने नर्सिंग डिप्लोमा किया हो, तो वो लाजमी लिखें सर्टिफिकेशन। लेकिन मास्टर से स्टार्ट करें। कुछ लोग अपना मैट्रिक का ग्रेड, ओ लेवल, ए लेवल के और बैचलर्स की डिटेल डालते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो रीडर को बिल्कुल नहीं चाहिए होते हैं, उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि आपकी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री किस चीज़ में, या आपने अगर पीएचडी की हुई है तो अच्छी बात है, आप अपना पीएचडी का मेंशन करें। अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग की डिप्लोमा का आपके पास डिग्री है, सिविल इंजीनियरिंग है या एमबीबीएस है, तो आप उसका जिक्र ज़रूर करें, लेकिन इसी पोर्शन में करें।
कहीं और पे ना करें, ठीक है। ये पोर्शन है आपकी एजुकेशन का, इसमें आपने एजुकेशन का जिक्र करना है और इतनी एजुकेशन आपकी हो कि रीडर को अच्छा लगे और क्रिस्प लगे और उसको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, क्योंकि रीडर्स 2 पेजेस से ज़्यादा की सीवी नहीं पढ़ते हैं। और दूसरा ये है कि एजुकेशन के बाद स्ट्रेट अवे आपका एक्सपीरियंस आना चाहिए। एक्सपीरियंस में आप क्रॉनिकल उसमें दें, जो सबसे लेटेस्ट है आपका, वो आपका सबसे टॉप पे आना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें, ड्यूरेशन लिखें कि कब से कब तक आपने जॉब की है, और लोकेशन। अगर आप करंट उसमें हैं तो आप यहाँ पे करंट लिख सकते हैं, ठीक है। करंट लिखें, ये यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि आपने वहाँ पे क्या परफॉर्म किया। एक होते हैं जेनेरिक जॉब डिस्क्रिप्शन, वो नहीं कॉपी पेस्ट करनी यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो गलत है। तो आपने जो ड्यूटी सरंजाम दी या दे रहे हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी और बिल्कुल टू द पॉइंट, 3 लाइनों से या 4 लाइनों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई नहीं, आपने बुलेट पॉइंट्स में लिखने हैं, लेकिन सीक्वेंस में, ठीक है। कि वो बुलेट पॉइंट्स में कभी कभी आप लिखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उस तरह नहीं करनी है आपने, इसी तरह लाइन में लिखनी है। फिर इसी तरह अपने सेकंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखे, उसका ड्यूरेशन, और इस तरह करते करते आपके 2 पेजेस से ज्यादा नहीं। इसी तरह जब आप अपना दूसरा एक्सपीरियंस भी लिखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए, ठीक है, ड्यूरेशन आ जाएगा, ठीक है, और लोकेशन आ जाएगी, कहाँ पे आपने जॉब की है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दें, ठीक है ना, उसी तरह जैसे आपने पहले के लिए डाला है। 3 लाइनों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ उनका लोगो भी लगा देते हैं। देखिए ये इलीगल है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो नहीं इस तरह लगा सकते हैं, ये आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब उसी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी सीवी जाएगी तो उनके लिए बहुत ऑकवर्ड फील होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का लोगो आपको नहीं लगाना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इसी पे फोकस करें। इसी तरह कुछ एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि कॉर्नर स्टोन है, या फिर टेलियो है, या आपके लोकल कोई एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स होते हैं, वो कीवर्ड्स उठाते हैं। उसमें ये इसलिए कीवर्ड्स उठाते हैं, वहां पे जो शॉर्टलिस्टिंग या जो रिक्रूटर्स होते हैं वो कीवर्ड्स डालते हैं। मिसाल के तौर पे अगर उनको बजट मैनेजर चाहिए, बजट मैनेजर, आपने काम किया होगा, फर्ज करें इसी से सिमिलर टाइटल पे काम किया होगा, लेकिन बजट मैनेजर नहीं होगा आपकी सीवी में, तो वो जो कीवर्ड्स डालते हैं वो आपकी सीवी को पिक नहीं करेगा। तो आप हमेशा कोशिश करें कि जो जॉब आती है आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस को गौर से पढ़ें, कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन में वर्ड्स यूज हुए हुए हैं उससे सिमिलर अपनी जो यहाँ पे आपने वर्डिंग्स यूज की हुई है उनको उस जॉब डिस्क्रिप्शन के सिमिलर कर लें। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि काम आप ऑलरेडी वही कर चुके हैं, लेकिन कहीं कहीं मिसमैच का मामला आ जाता है जिससे आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होती। तो आप वही वर्डिंग्स डालें जो वहां पे जॉब डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जो जॉब एडवर्टाइज हुई है, आपकी सीवी इंशाल्लाह शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। स्पेसिफिक आपने वर्ड्स डालने हैं, क्योंकि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स आपके कीवर्ड्स उठाते हैं। अच्छा, एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के बाद आपको स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। आपकी स्किल्स क्या है? मिसाल के तौर पे अगर आप इंजीनियर हैं और आप लिखते हैं कि फर्ज करें ऑटोकेट, ऑटोकेट ऑपरेटर, उससे आसानी होगी। अगर आप मीट स्पेशलिस्ट हैं तो आपको अगर पाइथन आता होगा या आपको कोबो आता होगा तो आपके लिए बहुत इजी होगा वो जॉब हासिल करना, क्योंकि मील के लोगों की स्पेशलिटी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं आती है तो आपको शायद शॉर्टलिस्ट ना करें। स्किल्स आपने ज़रूर डालनी होनी है, उस को फोकस करें। अच्छा, चौथी चीज़, एजुकेशन एक्सपीरियंस स्किल्स के बाद आपकी ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जितनी ट्रेनिंग्स आपने ली हुई है आप कोशिश करें तमाम ट्रेनिंग्स को कैप्चर करें। उन ट्रेनिंग्स का जिक्र करें कहाँ कहाँ पे ली हुई है, इन कंट्री है, आउट ऑफ कंट्री, उन कंट्री का नाम लिखें, ठीक है ना, और ईयर लिखें कि जिस ईयर में आपने ट्रेनिंग ली हुई है। ये बहुत ज़रूरी है, इससे ये भी इंडिकेट होता है कि आप कितने मुल्कों का सफ़र कर चुके हैं, कहाँ कहाँ पे आपको एक्सपोजर हुआ है। अगर आपकी शॉर्ट असाइनमेंट्स हुई है, कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं, आप 5वें नंबर पे अपने प्रोजेक्ट्स लिखें। फर्ज करें आप एक चीफ ऑफ पार्टी की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
और आपने सक्सेसफुली एज ए चीफ ऑफ पार्टी 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, डॉलर 25 मिलियन की, डॉलर 50 मिलियन की, एंड फर्ज करें 80 मिलियन डॉलर्स की। तो ये तीन जो आपने प्रोजेक्ट्स अकम्प्लिश किए, ये आपकी शॉर्टलिस्टिंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आपने वो प्रोजेक्ट ज़रूर मेंशन करने हैं जो आपने अकम्प्लिश किए हैं, या आपने अगर इमरजेंसीज में काम किया है वो इमरजेंसी काम ज़रूर डालें, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि आप फ़र्ज़ करें एक इमरजेंसी बेस्ड पोजीशन है, तो आपका इमरजेंसीज का एक्सपोजर कितना है, ठीक है। और फ़र्ज़ करें अगर आप मुल्क के किसी ख़ास हिस्से में इमरजेंसी आती है, वहाँ के लिए वो पोजीशन अनाउंस हुई है, इदारे ये देखते हैं कि आपने मुल्क के उस ख़ास हिस्से में काम किया है या नहीं किया। अगर आपको वहाँ का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आखिर में एक चीज़ है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस आप कोशिश करें प्रोफेशनल दें, दोस्तों के नाम, दोस्तों के ईमेल आईडी और डिटेल्स ना दें। आपके रेफरेंसेस प्रोफेशनल होने चाहिए, और जहाँ जहाँ पे आपने काम किया है वहाँ के रेफरेंसेस दे दें। उससे आसानी ये होगी कि जो रिक्रूटर है उसको कोई डाउट नहीं होगा, वो इजीली वहाँ पे आपका रेफरेंस लेके, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आपके नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएंगे। याद रखें जो सीनियर पोजीशंस होती है उसमें 3 से 4 या कभी कभी 5 स्टेजेस भी होते हैं रिक्रूटमेंट के। तो आपको बिल्कुल हौसला रखना चाहिए, बिल्कुल कनेक्टेड रहना चाहिए जो आपका रिक्रूटर है। रिक्रूटर आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जिनके पास आपकी सीवी जाती है, जिन्होंने आपकी सीवी को रिव्यू करना है, जिन्होंने आपसे कुछ प्री इंटरव्यू स्क्रीनिंग क्वेश्चन करने होते हैं। ये प्री इंटरव्यू स्क्रीनिंग क्वेश्चंस उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो देखते हैं। जब इनकी तसल्ली हो जाती है रिक्रूटर की, तो वो आपको फिर सेकंड स्टेप पे भिजवा देते हैं आपकी सीवी। वो सेकंड स्टेप आपका हायरिंग मैनेजर भी हो सकता है, यानी कि हायरिंग मैनेजर वो बंदा होता है जिसको जिसको इस पोजीशन की ज़रूरत होती है, जिसको बंदा रखना होता है। तो हायरिंग मैनेजर को इंटरव्यू के लिए भेज देते हैं, या कभी कभी सेकंड स्टेप पे हायरिंग मैनेजर की बजाय वो आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू करते हैं। ये डिपेंड करता है कि ये कितनी बड़ी पोजीशन है। टेक्निकल इंटरव्यू में ये होता है कि आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, उनको प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए जिसकी इंजीनियरिंग की डिग्री हो, जिसको टेक्निकल स्किल्स हो, तो वो आपका टेक्निकल इंटरव्यू करेंगे, आपकी टेक्निकल स्किल्स को असेस करेंगे। अगर कोई डॉक्टर चाहिए तो वो आपका टेक्निकल इंटरव्यू चाहिए कि इन्होंने प्राइमरी हेल्थ केयर में या टीबी के प्रोजेक्ट में, एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम किया या नहीं किया। तो टेक्निकल इंटरव्यू जब आप क्लियर करते, कभी कभी टेक्निकल इंटरव्यू रिटन टेस्ट पे भी मुश्तमिल होता है, यानी वो बजाय सवालात के वो आपको एक रिटन टेस्ट भेज देते हैं जो आपको परफॉर्म करना होता है। तो टेक्निकल इंटरव्यू होता है या फिर रिटन टेस्ट होता है। जब आप ये स्टेज क्लियर करते हैं, थर्ड स्टेज पर आपका हायरिंग मैनेजर के साथ होता है। हायरिंग मैनेजर इज द पर्सन हु डिसाइड्स, जिन्होंने ये फैसला करना होता है कि इन्होंने क्या मार्किंग दी है, इन्होंने क्या मार्किंग दी है। जब उनको इन दोनों से सेटिस्फेक्शन आ जाते तो तीसरे नंबर पे हायरिंग मैनेजर ने डिसीजन करना होता है कि मैं इसको रखूं या ना रखूं, ठीक है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ये चीज हो रही है आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको वेल कनेक्टेड रहना चाहिए पूरे प्रोसेस में। अच्छा, कभी कभी जो सीनियर पोजीशन होती है, फॉर एग्जांपल कंट्री डायरेक्टर या चीफ ऑफ पार्टी, ये बहुत बड़ी पोजीशन होती है जिसके लिए आपने किसी और मुल्क में जाके ज्वाइनिंग देनी होती है। उसके लिए आपके 4 इंटरव्यूज होते हैं। जो चौथे नंबर पे आपका इंटरव्यू होता है वो है कंट्री डायरेक्टर का। जो वहाँ का कंट्री डायरेक्टर होता है या वहाँ का चीफ होता है, उन्होंने ये देखना होता है कि आप उनके इदारे के लिए, उनकी उस कंट्री प्रोग्राम के लिए फिट हैं या नहीं है, ठीक है ना। तो फोर्थ इंटरव्यू आपका कंट्री डायरेक्टर के साथ भी हो सकता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलो, फिफ्थ इंटरव्यू किस बेस में होता है। फिफ्थ इंटरव्यू आपका होता है, फॉर एग्जांपल आपके रीजन में लोग बैठे होते हैं जो रीजनल पर्सपेक्टिव से आपको देखते हैं, तो वो फिफ्थ इंटरव्यू रीजनल लोग भी लेते हैं, रीजनल कुलीग्स, ठीक है। रीजनल के कुलीग्स भी आपका इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन ये वाला स्टेप अमूमन या तो थर्ड या फिर सेकंड स्टेप पे आता है। जो फिफ्थ स्टेप होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है हायरिंग मैनेजर का, क्योंकि हायरिंग मैनेजर इज द पर्सन हु डिसाइड्स अबाउट यू।
कि आपको लेना है या नहीं लेना है। तो हायरिंग मैनेजर हमेशा लास्ट पे होता है, उससे पहले ये सारे इंटरव्यूज हो चुके होते हैं। अच्छा, जो आपकी रिज्यूमे है उसमें आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो सारी करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, वरना आप पहले ही स्टेज से आउट हो जाएंगे। आपकी सीवी में, आपके रिज्यूमे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और इन इन्फॉर्मेशन के जितनी जगह पे आपने जॉब की है, जितना आपका एक्सपीरियंस है, जो डिग्रियां आपने मेंशन की, जो स्किल्स या जो ट्रेनिंग्स मेंशन की, सबके सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, वरना आप झूठे साबित होंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, और जो रेफरेंसेस आप दे रहे हो वो दोस्तों का, मैंने कहा कि नहीं होना चाहिए, वो आपके प्रोफेशनल होने चाहिए, क्योंकि वहीं से आपकी ऑथेंटिकेशन आती है कि आया इस बंदे ने यहाँ पे काम किया है, कितनी सैलरी पे काम किया है, किस ड्यूरेशन पे काम किया। आपको सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट देनी चाहिए, सैलरी, सुपरवाइजर, लोकेशन, जो ड्यूटीज आपने की है, क्योंकि मैं आपको जैसे बता चुका हूं कि मैं 15-20 साल से यही काम कर रहा हूं, और मैंने बहुत सारे फ्रॉड्स पकड़े हैं। मैं लोगों को दो दो पोजीशंस के लिए अप्लाई करते थे, दोनों को मैं देखता था, सीवीज डिफरेंट होती थी, तो मैं सर पकड़ के बैठ जाते कि ये क्या कर रहा है कैंडिडेट, बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। इसके अलावा रिज्यूमे में और कोई ख़ास चीज़ नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, लेकिन आपने इसी पैटर्न को फॉलो किया तो इंशाल्लाह आपकी सीवी शॉर्टलिस्टेबल भी होगी और लोग शॉर्टलिस्ट भी करेंगे। अगले एपिसोड में मैं आपको कवर लेटर बताऊंगा कि कवर लेटर कैसे करने हैं, कैसे डेवलप करना है, और उससे अगले एपिसोड्स में इंशाल्लाह मैं आपको इंटरव्यू टेक्निक्स बताऊंगा। आपका फर्स्ट, अगर आपको ऑफर आती है तो आपका फर्स्ट डे कैसा होना चाहिए, फर्स्ट वीक, फर्स्ट मंथ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, बॉस के साथ कैसे रिलेशनशिप रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ वीडियोस में बताता चलूंगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे वीडियोस देखा करें, सब्सक्राइब किया करें, और सीक्वेंस से देखा करें, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो और आप अपना करियर में अपना कामयाब हो सकें।